अजीत कुमार बनर्जी। अपने मित्र व्योमकेश दास के साथ कोलकाता के हैरिसन रोड पर उनके किराए के 3 मंजिला मकान में रहता हूं। व्योमकेश, जो स्वयं को जासूस के बजाय सत्यान्वेषी कहलाना पसंद करते हैं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण अवलोकन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर हरकत, हर नजर, हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच छिपी होती है जो मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। उनके साथ रहते हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं और हर नए मामले के साथ मैं उनकी प्रतिभा को और बेहतर समझता जाता हूं। यह 1937 की सर्दियों की बात है। जनवरी का महीना चल रहा था। कोलकाता की सड़कों पर कोहरा और ठंडी हवा का मिश्रण छाया रहता था। सुबह की धुंध इतनी घनी होती थी कि खिड़की से बाहर देखने पर गंगा की दिशा में कुछ भी साफ नहीं दिखता था। ऐसे मौसम में लोग अपने घरों में दुबके रहना पसंद करते थे और हमारी जिंदगी में भी एक नया रहस्य दस्तक देने वाला था। मैंने उस समय यह नहीं सोचा था कि यह मामला इतना जटिल और भयावह होगा कि मुझे आने वाले कई सालों तक इसे भूलना मुश्किल हो जाएगा। उस सुबह मैं और व्योमकेश नाश्ते की मेज पर बैठे थे। हमारे नौकर पुटूराम ने हमें गर्मागर्म चाय और टोस्ट परोसे थे। पुटूराम एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था जो व्योमकेश की सेवा में पिछले 10 सालों से लगा हुआ था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन अपने काम में बेहद कुशल था। उसकी एक खासियत यह थी कि वह हमेशा सही समय पर सही चीज ले आता था। मैं अखबार पढ़ने में मग्न था। उस दिन के अखबार में ब्रिटिश सरकार की नई नीतियों और स्वतंत्रता आंदोलन की खबरें छपी थीं। कोलकाता के बुद्धिजीवी वर्ग में इन दिनों देश की आजादी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। व्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के बीच कुछ गुनगुना रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसे वह बीच बीच में पढ़ लेते थे। वह कविता के शौकीन थे, खासकर रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के। लेकिन अचानक वह रुक गए। उन्होंने किताब बंद की और मेरी ओर देखकर बोले, अजीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान के मन में कितने तरह के भय छुपे होते हैं? डर हमें वो करने पर मजबूर कर सकता है जो हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। मैंने अखबार से नजर उठाई और मुस्कुराया। व्योमकेश के दार्शनिक विचार अक्सर इसी तरह अचानक शुरू होते थे। व्योमकेश, मैंने कहा, तुम फिर किसी नए मामले की ओर इशारा कर रहे हो, है ना? तुम्हारे ये विचार कभी बिना किसी कारण के नहीं आते। वह हंसे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे अच्छी तरह पहचानती थी। शायद, उन्होंने कहा, लेकिन अभी तो यह केवल एक विचार है। मैं सोच रहा था कि कैसे भय इंसान को पागल बना सकता है, कैसे वह इंसान की समझ को धुंधला कर देता है, और जब कोई चालाक व्यक्ति इस भय का फायदा उठाना चाहे तो वह भयानक अपराध कर सकता है। मैंने अखबार फिर से उठाया, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा कौतूहल जाग चुका था। व्योमकेश के विचार कभी साधारण नहीं होते। उनकी हर बात के पीछे गहरी सोच होती है। मैं यह सोच ही रहा था कि उनका यह दर्शन किस नए मामले से जुड़ा है कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। यह कोई सामान्य दस्तक नहीं थी। यह एक जरूरतमंद, घबराए हुए इंसान की दस्तक थी। पुटूराम ने दरवाजा खोला और एक युवक अंदर आया। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष होगी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसका चेहरा बेहद पीला था, जैसे कई दिनों से उसने ठीक से सोया ना हो। उसकी आंखों में एक गहरा भय तैर रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कपड़े अच्छे थे, जो बताते थे कि वह किसी संपन्न परिवार से था, लेकिन उनकी हालत से लग रहा था कि वह कई दिनों से परेशान था। उसने हमें नमस्ते किया। उसकी आवाज कांप रही थी। श्री व्योमकेश दास? उसने पूछा, अपनी नजरें व्योमकेश पर टिकाते हुए। व्योमकेश ने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़े। जी, मैं ही हूं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आप कौन हैं और क्या बात है? आप बेहद परेशान लग रहे हैं। पहले बैठिए और अपनी सांस संभालिए। पुटूराम, एक गिलास पानी लाओ। पुटूराम तुरंत पानी का गिलास ले आया। युवक ने एक सांस में पूरा पानी पी लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरा नाम देवदत्त चौधरी है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं बाग बाजार से आया हूं। मेरे परिवार की पुरानी हवेली वहीं है। श्रीदास, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरे परिवार में कुछ बेहद भयानक हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है या कोई इंसान, लेकिन जो भी है
वह मेरे परिवार को खत्म करने पर तुला हुआ है। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी जो उसके डर को साफ बयान कर रही थी। व्योमकेश ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली जो वह हमेशा अपनी जेब में रखते थे। शांत स्वर में उन्होंने पूछा, धीरे धीरे सब कुछ बताइए देवदत्त बाबू, क्या हुआ है? देवदत्त ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर बोलना शुरू किया। श्रीदास, पिछले 3 महीनों में मेरे परिवार में 3 मौतें हो चुकी हैं। 3, और हर मौत एक जैसी परिस्थितियों में। पहले मेरे चाचा रणजीत बाबू की मौत हुई। वह मेरे पिता के छोटे भाई थे। उनकी उम्र 55 साल थी। एक रात वह अपने कमरे में सोने गए और अगली सुबह जब नौकर उन्हें 3 मौतें, मैंने चौंक कर पूछा। मेरे मन में तुरंत कई सवाल उठने लगे। 3 मौतें एक परिवार में, वह भी 3 महीनों में, यह तो बेहद असामान्य था। हाँ, देवदत्त ने कहा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। पहले चाचा रणजीत बाबू, फिर 1 महीने बाद मेरे बड़े भाई सुधांशु की मौत हुई। सुधांशु मेरा बड़ा भाई था। हमारे पिता की मृत्यु के बाद वह परिवार का मुखिया बन गया था। वह परिवार की पूरी संपत्ति का मालिक था। उसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। वह स्वस्थ था, कभी कोई बीमारी नहीं रही। लेकिन वह भी एक रात अपने कमरे में गया और अगली सुबह मृत पाया गया। वही हालत, वही डर भरा चेहरा। डॉक्टर ने फिर कहा कि दिल का दौरा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। कैसे हो सकता है कि 2 लोग, दोनों स्वस्थ, एक जैसी परिस्थितियों में मर जाएं? और तीसरी मौत? व्योमकेश ने पूछा, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। और सबसे अजीब बात यह है कि देवदत्त ने कहा, तीनों की मौत बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में हुई है। तीनों को उनके कमरों में मृत पाया गया। कमरे अंदर से बंद थे। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कुछ भी नहीं। खिड़कियां भी बंद थीं। डॉक्टरों ने हर बार यही कहा कि दिल का दौरा था। लेकिन उसकी आवाज और धीमी हो गई। लेकिन तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ इतना भयानक देखा हो कि उनकी जान ही निकल गई। और एक चीज और है जो मुझे बेहद परेशान कर रही है। क्या? व्योमकेश ने उत्सुकता से पूछा। तीनों की मौत पूर्णिमा की रात को हुई थी, देवदत्त ने कहा। पूर्णिमा की रात? हर बार? यह कैसे संयोग हो सकता है? चाचा की मौत 15 नवंबर को हुई, जो पूर्णिमा की रात थी। भाई की मौत 15 दिसंबर को, वह भी पूर्णिमा। और अब 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी को मेरी बुआ कमलिनी देवी की मौत हुई। आज भी पूर्णिमा की रात। बुआ विधवा थीं और मेरे पिता की बहन थीं। पिता की मौत के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगी थीं। व्योमकेश की आंखों में वही चमक उभर आई जो तब आती थी जब उन्हें कोई रोचक मामला मिलता था। मैं जानता था कि उनका दिमाग पहले से ही इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में काम करने लगा था। वह ऐसे मामलों में बहुत तेजी से सोचने लगते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में कुछ और नोट्स बनाए और फिर पूछा, क्या पुलिस ने कोई जांच की? देवदत्त बाबू, आपने अधिकारियों को सूचित किया होगा? देवदत्त ने निराशा भरे स्वर में कहा। हां, मैंने पुलिस को बुलाया था, पहली 2 मौतों के बाद। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह संयोग है। उन्होंने कहा कि तीनों की उम्र 50 के आसपास या उससे ऊपर थी और दिल का दौरा आजकल एक आम बात है। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा की रात का कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। उन्होंने बस एक बार घर आकर देखा और फिर केस बंद कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। व्योमकेश ने कुछ पल सोचा, फिर उन्होंने पूछा, आपके परिवार में और कौन कौन रहता है देवदत्त बाबू? मुझे पूरे परिवार की जानकारी चाहिए। देवदत्त ने जवाब दिया, अब परिवार में बहुत कम लोग बचे हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी शोभना है और मेरी 18 साल की छोटी बहन मीरा। मेरे पिता की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हो चुकी है। वह भी दिल के दौरे से मरे थे, लेकिन उनकी उम्र 70 साल थी और उन्हें दिल की बीमारी थी। मेरी मां की भी मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। अब हम 3 ही हैं और कुछ नौकर चाकर। हमारे पास 3 नौकर हैं। एक बूढ़ा नौकर गोपाल, जो पिछले 40 सालों से हमारे परिवार के साथ है, एक रसोइया हरीश और एक सफाई करने वाली बुढ़िया काली।
और यह तीनों जो मरे हैं? व्योमकेश ने पूछा। वे आपके परिवार में कैसे संबंधित थे? मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए। चाचा रणजीत बाबू मेरे पिता के छोटे भाई थे, देवदत्त ने कहा। वह कभी शादी नहीं की, वह हमारे साथ ही रहते थे। वह एक शांत स्वभाव के इंसान थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में किताबें पढ़ते हुए बिताते थे। उन्हें इतिहास और पुराने ग्रंथों में बहुत रुचि थी। भाई सुधांशु, वह मेरा बड़ा भाई था। पिता की मृत्यु के बाद वह परिवार का मुखिया बन गया था। वह परिवार की संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी था। वह एक व्यापारी था, कपड़े का कारोबार करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह हमेशा कहता था कि पहले कारोबार को स्थिर करना है, फिर शादी के बारे में सोचेगा। लेकिन अब वह नहीं रहा। और बुआ कमलिनी देवी? मैंने पूछा। मुझे इस पूरे मामले में गहरी दिलचस्पी होने लगी थी। बुआ कमलिनी देवी मेरे पिता की बहन थी, देवदत्त ने कहा। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति की मृत्यु शादी के सिर्फ 5 साल बाद हो गई। उनके कोई संतान नहीं थी। विधवा होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगीं। वह बहुत धार्मिक थीं, पूरा दिन पूजा पाठ में बिताती थीं। उन्हें किसी से ज्यादा लेना देना नहीं था। व्योमकेश ने अपनी नोटबुक में कुछ और लिखा। फिर उन्होंने पूछा, आपकी पत्नी शोभना के बारे में बताइए। उनकी शादी कब हुई थी? और आपकी बहन मीरा के बारे में भी बताइए। मेरी शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी, देवदत्त ने कहा। शोभना एक अच्छे परिवार से हैं। उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनकी मृत्यु कुछ साल पहले हो गई। शोभना की मां भी नहीं रही। शोभना के कोई भाई बहन नहीं हैं। वह अकेली थीं, इसलिए शादी के बाद वह हमारे साथ रहने लगी। वह एक शांत और समझदार महिला है। इन सब घटनाओं से वह भी बहुत परेशान है। और मीरा, वह मेरी छोटी बहन है। उसकी उम्र 18 साल है। वह बहुत डरी हुई है। 3 मौतों के बाद से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। उसे लगता है कि अब उसकी या मेरी बारी है। व्योमकेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है श्री चौधरी, मैं और अजीत आपके साथ बाग बाजार चलेंगे, लेकिन मुझे यह समझने की जरूरत होगी कि वहां का माहौल कैसा है। मुझे हवेली को देखना होगा, परिवार के सदस्यों से बात करनी होगी और नौकरों से भी। क्या आप हमें हवेली में कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगली पूर्णिमा अभी 2 हफ्ते बाद है। अगर यह वाकई किसी की साजिश है तो वह फिर से कोशिश कर सकता है। देवदत्त के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में आशा की एक चमक आई। बिल्कुल श्रीदास, उसने कहा, आप दोनों मेरे मेहमान होंगे। मैं चाहता हूं कि यह रहस्य सुलझ जाए, चाहे सच कुछ भी हो। मुझे बस इस डर से मुक्ति चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप मदद कर सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। उसी दिन दोपहर को हमने अपना सामान पैक किया। मैंने अपने कपड़े, कुछ किताबें और जरूरी चीजें अपने बैग में रखीं। व्योमकेश ने अपनी जांच की किट तैयार की, जिसमें एक बड़ा लेंस, कुछ केमिकल्स, एक छोटा सा माइक्रोस्कोप और कुछ अन्य औजार थे। वह हमेशा अपने साथ ये चीजें रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। हम देवदत्त के साथ बाग बाजार के लिए रवाना हो गए। हमने एक टैक्सी ली, जो हमें हैरिसन रोड से बाग बाजार ले गई। रास्ते में देवदत्त चुप रहा। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। कोलकाता की सड़कें उस समय व्यस्त थीं। ट्रैम, गाड़ियां, रिक्शे और पैदल चलने वाले लोगों की भीड़। बाजारों में दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। स्ट्रीट वेंडर चाय और स्नैक्स बेच रहे थे। यह कोलकाता का असली चेहरा था, जीवंत और शोरगुलपूर्ण। लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। 3 मौतें, सब एक जैसी, सब पूर्णिमा की रात को। क्या यह वाकई संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? और अगर यह हत्या है तो हत्यारा कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण, मकसद क्या है? लगभग आधे घंटे बाद हम बाग बाजार पहुंचे। बाग बाजार कोलकाता का एक पुराना इलाका था। यहां कई पुरानी हवेलियां थीं जो अब धीरे धीरे टूट रही थीं। गलियां संकरी थीं और दोनों तरफ पुराने मकान थे। हवेली गली के आखिर में थी। जैसे ही टैक्सी रुकी और मैंने हवेली को देखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह एक विशाल 2 मंजिला इमारत थी, पुरानी बंगाली शैली में बनी हुई। लाल ईंटों की दीवारें,
जो समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे जो अब पुराने और थोड़े जर्जर लग रहे थे। हवेली के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां कुछ पुराने पेड़ थे। पूरी इमारत एक रहस्यमय और उदास माहौल दे रही थी, जैसे वह अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी हो। हवेली के मुख्य द्वार पर हमें शोभना देवदत्त की पत्नी ने स्वागत किया। वह एक सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थीं। उनकी उम्र करीब 28-30 साल होगी। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वह पारंपरिक बंगाली साड़ी पहने हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही चिंता थी जो मैंने देवदत्त के चेहरे पर देखी थी। आपका स्वागत है श्रीदास, श्री बनर्जी, शोभना ने कहा। उनकी आवाज धीमी और संयमित थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस भयावह स्थिति को समझ पाएंगे। हम सब बहुत डरे हुए हैं। पिछले 3 महीनों में जो कुछ हुआ है वह हमारे लिए एक दुस्वप्न जैसा है। व्योमकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगा श्रीमती चौधरी, लेकिन पहले हमें इस हवेली और आपके परिवार को अच्छी तरह से समझना होगा। मुझे हर छोटी छोटी बात जाननी होगी। कभी कभी सच छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। शोभना ने सिर हिलाया और हमें अंदर ले गई। हवेली के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा उदास था। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुराने फर्नीचर रखे हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जो शायद देवदत्त के पूर्वजों के थे। छत ऊंची थी और उस पर जटिल नक्काशी थी, लेकिन सब कुछ पुराना और थोड़ा उपेक्षित लग रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी और पुरानी लकड़ी की गंध थी। हमें हमारे कमरे दिखाए गए जो हवेली के दूसरे माले पर थे। हम दोनों को एक साथ एक बड़ा कमरा दिया गया था। कमरा विशाल था। ऊंची छत, पुराने लकड़ी के फर्नीचर और बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनसे बाहर हवेली का आंगन दिख रहा था। कमरे में 2 पलंग थे, एक बड़ी अलमारी, एक टेबल और कुछ कुर्सियां। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे थे। सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन पुराना। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने अपना सामान रखा और व्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह वाकई हत्याएं हैं या सिर्फ संयोग? व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी अजीत, लेकिन 3 मौतें, सब एक जैसी परिस्थितियों में, सब पूर्णिमा की रात को, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। संयोग कभी इतना व्यवस्थित नहीं होता। यहां किसी की योजना है, किसी का इरादा है। हमें बारीकी से हर चीज को देखना होगा। हर व्यक्ति, हर जगह, हर छोटी छोटी बात। सच कहीं छिपा है और हम उसे ढूंढेंगे। उन्होंने अपना बैग खोला और अपनी नोटबुक निकाली। उन्होंने कुछ नोट्स बनाए और फिर कहा, आज शाम हम परिवार के सभी सदस्यों से मिलेंगे। मुझे हर किसी से बात करनी है। शाम को हम नीचे ड्राइंग रूम में गए, जहां परिवार के बाकी सदस्य हमारा इंतजार कर रहे थे। ड्राइंग रूम एक बड़ा कमरा था, जिसमें पुराने सोफे और कुर्सियां रखी हुई थीं। दीवारों पर भी पुराने चित्र थे। एक कोने में एक पुरानी घड़ी थी जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। वहां देवदत्त, शोभना और मीरा, देवदत्त की छोटी बहन, मौजूद थी। मीरा करीब 18 साल की होगी। वह गोरी, सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और डर के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह रो रही हो। वह पारंपरिक साड़ी पहने हुई थी। जब हम अंदर आए तो वह हमें देखकर शर्मा गई और अपनी नजरें नीचे कर ली। मीरा बहुत डरी हुई है, शोभना ने धीरे से कहा। 3 मौतों के बाद से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। उसे बुरे सपने आते हैं। वह रात को सो नहीं पाती। हम सब बहुत परेशान हैं। व्योमकेश ने मीरा की ओर देखा और नरम स्वर में कहा, मीरा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जी, मैं कोशिश करूंगी। व्योमकेश ने पूछा, मीरा, क्या तुमने कभी कोई अजीब चीज देखी या सुनी है? कोई ऐसी बात जो तुम्हें डरावनी लगी हो? इस हवेली में कुछ भी असामान्य? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, पूर्णिमा की रातों को मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या जैसे कोई कराह रहा हो। यह आवाज दूर से आती है, लेकिन बहुत डरावनी होती है। और एक बार उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। एक बार मैंने अपनी खिड़की से देखा तो आंगन में एक परछाई दिखी। एक बहुत लंबी,
काली परछाई। वह धीरे धीरे चल रही थी। मैं बहुत डर गई और अपने बिस्तर में छिप गई। लेकिन जब मैंने फिर से हिम्मत करके देखा तो वहां कोई नहीं था। कौन सी परछाई? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे मन में तुरंत कई तस्वीरें बनने लगी। मुझे नहीं पता, मीरा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बस एक काली परछाई, जैसे कोई लंबा व्यक्ति हो या शायद कोई भूत। गांव के लोग कहते हैं कि यह हवेली शापित है। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन मीरा ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। उसका डर इतना गहरा था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर ब्योमकेश ने देवदत्त और शोभना से भी कुछ सवाल पूछे। क्या उन्होंने भी कुछ अजीब देखा या सुना था? देवदत्त ने कहा कि उसे भी एक बार आंगन में एक अजीब सी रोशनी दिखी थी, लेकिन जब वह नीचे गया तो कुछ नहीं था। शोभना ने कहा कि उसने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन हवेली में एक अजीब सा माहौल है जो उसे असहज करता है। रात का खाना चुपचाप खाया गया। खाने की मेज पर एक भारी सन्नाटा था। सिर्फ चम्मचों और प्लेटों की आवाज आ रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। मीरा ने बहुत कम खाया। वह बार बार डरी हुई नजरों से चारों ओर देख रही थी। देवदत्त भी चुप था। शोभना ने खाना परोसा, लेकिन खुद भी ज्यादा नहीं खाया। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात को जब हम अपने कमरे में लौटे, ब्योमकेश ने अपनी डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाने लगे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? कुछ तो समझ आया, उन्होंने जवाब दिया। मीरा ने जो परछाई देखी वह दिलचस्प है, और यह आवाजें भी। लेकिन अभी मुझे और जानकारी चाहिए। कल हम पहले रणजीत बाबू के कमरे से शुरुआत करेंगे, फिर सुधांशु और कमलिनी देवी के कमरे देखेंगे। हमें यह समझना होगा कि उन तीनों में क्या समानता थी। क्या कोई चीज थी जो तीनों में कॉमन थी? मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। बाहर से हवा की सनसनाहट आ रही थी। कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। अचानक रात के करीब 12 बजे मुझे एक हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। मैं तुरंत सतर्क हो गया। ब्योमकेश, मैंने फुसफुसाया। सुना? वह पहले से ही सजग थे। वह अपने बिस्तर पर बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। फिर उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा अंधेरा था। हवेली में सिर्फ कुछ मध्यम लालटेनें जल रही थीं जो दीवारों पर टंगी हुई थीं, लेकिन दूर कहीं से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। कोई है वहां? ब्योमकेश ने फुसफुसाकर कहा। चलो चुपचाप, लेकिन आवाज मत करना। हम दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले। मैंने अपने चप्पल भी नहीं पहने थे ताकि कोई आवाज ना हो। गलियारा ठंडा था। दीवारें नम थीं। रोशनी सीढ़ियों की ओर से आ रही थी। हम धीरे धीरे उस ओर बढ़े। हमारे कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के करीब पहुंचे, रोशनी गायब हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हम कुछ देर खड़े रहे, इंतजार करते हुए, सुनते हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कौन था वह? मैंने फुसफुसाकर पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन कोई तो है जो रात को इस हवेली में घूमता है, और शायद वही हमें जवाब दे सकता है। यह कोई भूत प्रेत नहीं है अजीत, यह कोई इंसान है, और जो भी है वह नहीं चाहता कि हम यहां हैं। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम वापस अपने कमरे में लौट आए। ब्योमकेश ने दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया और कहा, कल से हमें और सतर्क रहना होगा। यह खेल अब शुरू हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि वह कौन था जो रात को घूम रहा था, और क्या वह वही व्यक्ति है जिसने 3 लोगों को मारा। अगली सुबह जब मैं उठा तो ब्योमकेश पहले ही तैयार हो चुके थे। वह खिड़की के पास खड़े बाहर आंगन को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा, यह हवेली, यह बहुत पुरानी है। इसमें कई राज छिपे होंगे। आज हम हर कोने को देखेंगे। हमें तीनों मृतकों के कमरे भी देखने हैं,
और मुझे उस बूढ़े नौकर गोपाल से भी बात करनी है। अक्सर पुराने नौकर बहुत कुछ जानते हैं। नाश्ते के बाद व्योमकेश ने देवदत्त से कहा कि वह हमें तीनों मृतकों के कमरे दिखाएं। पहले हम रणजीत बाबू के कमरे में गए। यह कमरा हवेली के पहले माले पर था। कमरा मध्यम आकार का था, साफ सुथरा लेकिन बहुत सामान्य। एक पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कुछ कपड़े और किताबें रखी हुई थीं। एक छोटी मेज थी जिस पर कुछ पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। दीवार पर कुछ पुराने चित्र टंगे हुए थे जो शायद हिंदू देवी देवताओं के थे। खिड़की छोटी थी और उससे बाहर आंगन का एक हिस्सा दिख रहा था। पूरे कमरे में एक साधारण और शांत माहौल था। व्योमकेश ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। वह अपने घुटनों के बल बैठकर फर्श को देखने लगे। फिर उन्होंने दीवारों को टटोला, खिड़की की चौखट को देखा और अलमारी के अंदर भी झांका। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि वह क्या ढूंढ रहे हैं। देवदत्त बाबू, व्योमकेश ने पूछा, रणजीत बाबू की मौत ठीक ठीक कब हुई थी? तारीख और समय बताइए। 3 महीने पहले 15 नवंबर को, देवदत्त ने जवाब दिया। वह रात को करीब 10 बजे अपने कमरे में सोने गए थे। अगली सुबह जब नौकर 7 बजे चाय लेकर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। और आपने दरवाजा कैसे खोला? व्योमकेश ने पूछा। हमने दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, देवदत्त ने कहा। फिर हमने जोर जोर से पुकारा लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। तब हमें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर हमने देखा कि चाचा पलंग पर मृत पड़े थे। उनका चेहरा, उसकी आवाज कांप गई। उनका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सी दहशत थी, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। व्योमकेश ने खिड़की को ध्यान से देखा। यह खिड़की उस समय कैसी थी? खुली थी या बंद? पूरी तरह से बंद थी, देवदत्त ने जवाब दिया। अंदर से बंद। और चाबी? चाबी कहां थी? चाबी दरवाजे में लगी हुई थी, अंदर से। व्योमकेश ने सिर हिलाया और कमरे का एक और चक्कर लगाया। उन्होंने हर कोने को बहुत ध्यान से देखा। अचानक उनकी नजर दीवार के एक कोने में एक छोटे से दाग पर पड़ी। वह उस दाग के पास गए और घुटनों के बल बैठकर उसे ध्यान से देखने लगे। यह क्या है? उन्होंने पूछा, अपनी उंगली से दाग को छूते हुए। देवदत्त ने दाग को देखा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। शायद कोई पुराना दाग होगा या शायद कोई पेंट का धब्बा। लेकिन व्योमकेश कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और दाग को हल्के से खुरचकर कुछ पाउडर जैसा पदार्थ अपनी हथेली पर लिया। उन्होंने उसे सूंघा और फिर अपनी उंगली से छुआ। यह मोम है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक हल्की सी उत्तेजना थी। और यह पुराना नहीं है, यह हाल का है, शायद कुछ महीनों पुराना। मोम? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ। व्योमकेश ने कहा, जैसे किसी ने यहां मोमबत्ती जलाई हो। लेकिन सवाल यह है कि किसने और क्यों? व्योमकेश ने मोम के कुछ टुकड़े एक छोटे से कागज में लपेटकर अपनी जेब में रख लिए। फिर हम सुधांशु के कमरे में गए। यह कमरा रणजीत बाबू के कमरे से बड़ा था और ज्यादा सुसज्जित था। आखिरकार सुधांशु परिवार का मुख्य उत्तराधिकारी था और परिवार का मुखिया भी। कमरे में एक बड़ा पलंग था, एक बड़ी अलमारी, एक लेखन मेज जिस पर कुछ कागजात रखे हुए थे और दीवारों पर कुछ महंगे चित्र टंगे हुए थे। एक कोने में एक छोटी सी बुक शेल्फ थी जिसमें कारोबार से संबंधित किताबें रखी हुई थीं। यहां भी व्योमकेश ने वही प्रक्रिया दोहराई। फर्श, दीवारें, खिड़की, अलमारी। वह हर चीज को इतनी बारीकी से देख रहे थे जैसे कोई कीमती खजाना ढूंढ रहे हों। और फिर से दीवार के एक कोने में उन्हें वही मोम का दाग मिला। यह दाग भी ताजा लग रहा था। व्योमकेश ने इस बार भी मोम का नमूना लिया और अपनी जेब में रख लिया। देवदत्त बाबू? व्योमकेश ने पूछा। सुधांशु बाबू की मौत कब हुई थी? 15 दिसंबर को, देवदत्त ने जवाब दिया। उनके गले में एक हल्का सा कंपन था। वह भी पूर्णिमा की रात थी। वह रात को करीब 10:30 बजे अपने कमरे में गए थे। अगली सुबह जब हमने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर से वही किया, दरवाजा तोड़ा। अंदर वह भी मृत पड़े थे। और स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी? व्योमकेश ने पूछा। दरवाजा अंदर से बंद, चाबी अंदर, खिड़की बंद। हाँ, देवदत्त ने कहा, बिल्कुल वैसी ही। कोई फर्क नहीं था और उनका चेहरा भी वैसा ही डरावना था।
व्योमकेश ने कमरे में कुछ और देर बिताई। उन्होंने लेखन मेज पर रखे कागजात को भी देखा। वहां कारोबार से संबंधित कुछ पत्र थे, कुछ हिसाब किताब की किताबें थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर हम कमलिनी देवी के कमरे में गए। यह कमरा छोटा और बहुत साधारण था, एक विधवा महिला का कमरा। दीवारें सफेद थीं। एक छोटा सा पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। एक छोटी अलमारी थी जिसमें सफेद साड़ियां और कुछ धार्मिक किताबें रखी हुई थीं। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं। पूरे कमरे में एक धार्मिक और शांत माहौल था, लेकिन यहां भी दीवार के कोने में वही मोम का दाग था। व्योमकेश ने बहुत ध्यान से मोम के दाग को देखा। यह तीनों कमरों में एक जैसी जगह पर था, दीवार के निचले हिस्से में, कोने में, जैसे किसी ने जमीन पर मोमबत्ती रखी हो। और कमलिनी देवी की मौत कब हुई? व्योमकेश ने पूछा। 14 जनवरी को, देवदत्त ने कहा। 2 हफ्ते पहले। वह भी पूर्णिमा की रात थी। उनकी मौत भी बिल्कुल वैसी ही थी। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की बंद, और वही डर भरा चेहरा। व्योमकेश ने तीनों कमरों से मोम के नमूने इकट्ठे किए। फिर उन्होंने देवदत्त से पूछा, क्या इस हवेली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तांत्रिक क्रियाएं करता हो, या कोई ऐसा जो अंधविश्वासी हो और इस तरह की चीजें करता हो? देवदत्त ने कुछ सोचा। फिर उसने कहा, हमारे एक पुराने नौकर गोपाल हैं। वह बहुत अंधविश्वासी हैं, हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं, अक्सर अजीब अजीब बातें बोलते हैं, लेकिन तांत्रिक, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा, व्योमकेश ने कहा। अभी। देवदत्त ने गोपाल को बुलवाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह करीब 60-65 साल का होगा। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह साधारण धोती कुर्ता पहने हुआ था। उसने हमें देखा और अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। गोपाल, व्योमकेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तुम इस हवेली में कितने सालों से काम कर रहे हो? करीब 40 साल बाबू, गोपाल ने जवाब दिया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन स्पष्ट थी। मैं तब से यहां हूं जब देवदत्त बाबू के दादाजी जीवित थे। मैंने इस हवेली को बनते देखा है, इसे बसते देखा है। 40 साल? व्योमकेश ने कहा। तो तुम इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। क्या तुमने कभी यहां कोई अजीब चीज देखी है, कोई ऐसी घटना जो असामान्य हो? गोपाल ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, बाबू, यह हवेली बहुत पुरानी है और पुरानी चीजों में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। उसने आसपास देखा जैसे डर रहा हो कि कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोला, बाबू, कहते हैं कि यह हवेली शापित है। शापित? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ बाबू, गोपाल ने कहा। कई साल पहले जब देवदत्त बाबू के दादाजी जीवित थे, इस हवेली में एक भयानक अन्याय हुआ था। क्या अन्याय? व्योमकेश ने आगे बढ़कर पूछा। गोपाल ने फिर से आसपास देखा। बाबू, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि देवदत्त बाबू के दादाजी ने किसी का बहुत बड़ा अहित किया था। किसी की जमीन हड़पी थी झूठे कागजात बनाकर। और उस आदमी का क्या हुआ? व्योमकेश ने पूछा। कहते हैं कि उसका और उसके परिवार का बहुत बुरा हाल हो गया था, गोपाल ने कहा। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसका भाई पागल हो गया और आत्महत्या कर ली। और उस आदमी ने, कहते हैं, मरते वक्त श्राप दिया था कि पूर्णिमा की रातें इस परिवार के लिए काल बनेगी। इस परिवार को एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। यह एक भयावह कहानी थी, लेकिन व्योमकेश शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गोपाल, उन्होंने पूछा, क्या तुमने पूर्णिमा की रातों को कुछ देखा है, कोई अजीब चीज? गोपाल ने सिर हिलाया। बाबू, मैं उन रातों को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता हूं और भगवान की प्रार्थना करता हूं। लेकिन एक बार उसकी आवाज और धीमी हो गई। एक बार जब मैं रात को पानी पीने के लिए बाहर निकला था, तो मैंने आंगन में एक काली परछाई देखी थी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी। वह धीरे धीरे चल रही थी। मैं इतना डर गया कि तुरंत अपने कमरे में भाग गया। यह परछाई कैसी लग रही थी? व्योमकेश ने पूछा। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं बाबू, गोपाल ने कहा। बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक काली परछाई दिखी, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान हो, या शायद कोई भूत। व्योमकेश ने गोपाल से कुछ और सवाल पूछे। क्या उसने कभी किसी को रात में घूमते देखा? क्या कोई बाहर का आदमी हवेली में आया था? लेकिन गोपाल ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। उसने बस यही कहा कि पूर्णिमा की रातें इस हवेली के लिए अशुभ हैं और सबको सावधान रहना चाहिए। व्योमकेश ने गोपाल को जाने दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अजीत,
यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। मोम के दाग, पूर्णिमा की रातें, यह काली परछाई और यह श्राप की कहानी, सब कुछ एक योजना का हिस्सा लग रहा है। लेकिन किसकी योजना? मैंने पूछा। यही तो हमें पता लगाना है, व्योमकेश ने कहा। दोपहर का खाना खाने के बाद व्योमकेश ने देवदत्त से कहा कि वह हवेली के पुराने दस्तावेज देखना चाहते हैं। वसीयत, संपत्ति के कागजात, पुराने पत्र, जो भी है। देवदत्त हमें एक छोटे से कमरे में ले गया जो हवेली के एक कोने में था। यह कमरा एक तरह का स्टडी रूम था। यहाँ पुराने दस्तावेज, किताबें और कागजात रखे हुए थे। सब कुछ धूल से भरा हुआ था। देवदत्त ने एक पुराना लकड़ी का बक्स निकाला जिसमें बहुत सारे पीले पड़े कागजात थे। व्योमकेश ने बक्से को खोला और कागजात को बाहर निकालना शुरू किया। वहां बहुत सारे दस्तावेज थे, जमीन के कागजात, खरीद फरोख्त के रसीद, पुराने पत्र और कुछ वसीयतें। हमने पूरा दोपहर उन कागजात को पढ़ने में बिताया। ज्यादातर कागजात हवेली की जमीन, निर्माण और परिवार की संपत्ति से संबंधित थे। कुछ पत्र देवदत्त के दादाजी के नाम थे जो उनके कारोबार से जुड़े थे। लेकिन फिर एक पुरानी वसीयत ने व्योमकेश का ध्यान खींचा। यह वसीयत बहुत पुरानी थी, करीब 30 साल पुरानी। यह देवदत्त के दादाजी की वसीयत थी। व्योमकेश ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। देखो यह, उन्होंने कहा, एक पीले पड़े कागज को मेरी ओर बढ़ाते हुए। यह देवदत्त के दादाजी की वसीयत है जो 30 साल पहले लिखी गई थी। मैंने वसीयत को पढ़ा। उसमें लिखा था कि संपत्ति परिवार के सबसे बड़े बेटे को मिलेगी, लेकिन एक खास शर्त थी। अगर सबसे बड़ा बेटा मर जाता है तो संपत्ति अगले बड़े बेटे को मिलेगी, और अगर परिवार में सभी बेटे मर जाते हैं तो संपत्ति परिवार की बेटी को मिलेगी। यह एक पारंपरिक वसीयत थी। लेकिन फिर व्योमकेश ने कुछ और कागजात निकाले। उनमें से एक कागज एक पुराना पत्र था। यह पत्र देवदत्त के दादाजी के नाम लिखा गया था। पत्र में धमकी थी। व्योमकेश ने पत्र को जोर से पढ़ा। अपनी चोरी की संपत्ति को छोड़ दो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंत निश्चित है। तुमने मेरे पिता को बर्बाद किया, मेरे भाई को मार डाला। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन तारीख करीब 30 साल पुरानी थी। यह वही समय था जब गोपाल ने जिस घटना का जिक्र किया था। इसका मतलब, मैंने कहा, इसका मतलब गोपाल की कहानी सच है। देवदत्त के दादाजी ने वाकई किसी का अन्याय किया था। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और यह पत्र बताता है कि उस आदमी ने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन सवाल यह है कि वह आदमी कौन था, और क्या वह अभी भी जीवित है, या उसका कोई वारिस है जो अब बदला ले रहा है। व्योमकेश ने और कागजात ढूंढे, लेकिन उस आदमी का नाम कहीं नहीं मिला। फिर व्योमकेश ने एक और दस्तावेज निकाला। यह एक पुराना जमीन का कागजात था। उसमें लिखा था कि यह हवेली की जमीन का एक हिस्सा किसी और के नाम था, लेकिन बाद में वह हिस्सा देवदत्त के दादाजी के नाम हो गया। व्योमकेश ने कागजात को बहुत ध्यान से पढ़ा। यह देखो, उन्होंने कहा, इस जमीन का असली मालिक कोई और था। नाम है नीलकंठ मुखर्जी। लेकिन बाद में यह जमीन देवदत्त के दादाजी के नाम हो गई। और तारीख देखो, यह वही समय है जब वह धमकी भरा पत्र लिखा गया था। तो नीलकंठ मुखर्जी, मैंने कहा, यही वह आदमी है जिसका अन्याय हुआ था। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और अब हमें यह पता लगाना होगा कि नीलकंठ मुखर्जी का परिवार कहाँ है। क्या उसके कोई वारिस हैं? हमने देवदत्त को बुलाया और उससे नीलकंठ मुखर्जी के बारे में पूछा। देवदत्त ने कहा कि उसने यह नाम कभी नहीं सुना। उसके दादाजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन व्योमकेश ने कहा कि हमें गांव के पुराने लोगों से बात करनी होगी। शायद कोई इस नीलकंठ मुखर्जी के बारे में जानता हो। शाम को हम गांव में गए। बाग बाजार एक पुराना इलाका था और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी रहते थे जो पुराने समय को याद करते थे। हमने कुछ लोगों से बात की। पहले तो किसी ने नीलकंठ मुखर्जी का नाम नहीं सुना, लेकिन फिर एक बहुत बूढ़े आदमी ने बताया कि वह नाम जानता है। हाँ बाबू, उस बूढ़े आदमी ने कहा, नीलकंठ मुखर्जी, वह एक अच्छा इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन चौधरी साहब यानी देवदत्त के दादाजी, उन्होंने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली, झूठे कागजात बनाए। नीलकंठ ने न्याय मांगा, लेकिन चौधरी साहब के पास पैसा और ताकत थी। उन्होंने सब कुछ दबा दिया। नीलकंठ का पिता इस झटके को सह नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। नीलकंठ का भाई, उसका नाम था सुधीर, वह इस अन्याय से इतना टूट गया कि पागल हो गया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और नीलकंठ? व्योमकेश ने पूछा। उसका क्या हुआ? नीलकंठ भी टूट गया, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने कसम खाई कि वह चौधरी खानदान को खत्म कर देगा, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई।
कहते हैं कि वह बीमार हो गया था। उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस परिवार का क्या हुआ। बेटी का नाम क्या था? व्योमकेश ने पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। शायद सुमित्रा या शोभना, कुछ ऐसा ही नाम था। व्योमकेश और मैं एक दूसरे की ओर देखा। शोभना? यह तो देवदत्त की पत्नी का नाम है। क्या यह संयोग हो सकता है? व्योमकेश ने बूढ़े आदमी से पूछा। क्या आप निश्चित हैं? बूढ़े आदमी ने कहा। बाबू, यह 30 साल पुरानी बात है। मेरी याददाश्त अब कमजोर हो गई है, लेकिन हां, नाम कुछ ऐसा ही था। हम हवेली वापस लौट आए। रास्ते में व्योमकेश चुप रहे। वह गहरी सोच में थे। मैं जानता था कि उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे। जब हम हवेली पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। आंगन में कुछ लालटेनें जल चुकी थी। हवेली का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। हम अपने कमरे में गए। व्योमकेश ने अपनी नोटबुक खोली और कुछ नोट्स बनाने लगे। अजीत, उन्होंने कहा, यह मामला अब साफ होने लगा है। अगर शोभना वाकई नीलकंठ मुखर्जी की बेटी है तो यह सब कुछ समझ में आता है। बदला, यह सब बदले के लिए हो रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि शोभना ही है? मैंने पूछा। अभी तो यह सिर्फ एक अनुमान है। हाँ, व्योमकेश ने कहा, लेकिन बहुत कुछ इस ओर इशारा करता है। शोभना ने देवदत्त से 5 साल पहले शादी की, ठीक उसी समय जब परिवार में सबसे ज्यादा लोग थे, और अब एक एक करके सब मर रहे हैं। वसीयत के हिसाब से अगर सभी बेटे मर जाते हैं तो संपत्ति बेटी को मिलती है, यानी मीरा को, और अगर देवदत्त भी मर जाता है तो शोभना मीरा की अभिभावक बन जाएगी। वह संपत्ति को नियंत्रित कर सकेगी। यह बदले का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हत्या कैसे हो रही है? मैंने पूछा। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा था। व्योमकेश ने कहा, यही चालाकी है। मुझे लगता है कि किसी तरह का जहर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करता है और दिल के दौरे जैसा असर डालता है। और मोम के दाग और काली परछाई, यह सब डराने के लिए है। पहले शिकार को डराया जाता है, उसे मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है, फिर जहर दिया जाता है। जब व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ होता है तो जहर का असर जल्दी होता है, और दिल कमजोर होने पर दिल का दौरा पड़ना आसान हो जाता है। लेकिन हमें सबूत चाहिए, मैंने कहा। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और वह सबूत हमें आज रात मिल सकता है। आज रात? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, व्योमकेश ने कहा, आज पूर्णिमा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शोभना वाकई अपराधी है तो वह अपनी तैयारी कर रही होगी। अगली पूर्णिमा अभी 10 दिन बाद है। हमें आज रात जागना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। उस रात हमने फिर से निगरानी रखने का फैसला किया। हमने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए, लेकिन हमने लालटेन बुझा दी और अंधेरे में बैठ गए। खिड़की से बाहर आंगन दिख रहा था। चांद आसमान में था, लेकिन पूर्णिमा नहीं थी। घंटे बीतते गए। मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन व्योमकेश पूरी तरह से सजग थे। रात के करीब 2 बजे व्योमकेश ने मेरा हाथ पकड़ा। देखो, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में एक छाया चल रही थी। यह एक लंबी काली परछाई थी जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। परछाई के हाथ में कुछ था, शायद एक छोटा सा बैग या कोई सामान। परछाई हवेली के पिछले हिस्से की ओर जा रही थी। चलो, व्योमकेश ने कहा, लेकिन बहुत चुपचाप। हम दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरे। हमने अपने कदमों की आवाज भी नहीं होने दी। आंगन में पहुंचकर हमने देखा कि परछाई अब एक छोटे से कमरे की ओर जा रही थी जो हवेली के पिछले हिस्से में था। यह कमरा एक तरह का स्टोर रूम था जहां पुराना सामान रखा जाता था। परछाई ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। व्योमकेश ने मुझसे इशारा किया और हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। व्योमकेश ने धीरे से अंदर झांका। कमरे में एक मध्यम लालटेन जल रही थी और वहां हमें दिखा शोभना। वह काले कपड़े पहने हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुखौटा था जो एक डरावने चेहरे का था। उसके सामने कुछ मोमबत्तियां रखी हुई थी। एक छोटा सा धातु का बर्तन था जिसमें कुछ जल रहा था, और एक छोटी सी शीशी थी जिसमें कुछ तरल पदार्थ था। व्योमकेश ने अब और इंतजार नहीं किया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मैं भी उनके पीछे था। शोभना चौंक गई। उसने तुरंत मुखौटा उतारने की कोशिश की, लेकिन व्योमकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए श्रीमती चौधरी, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, या मुझे कहना चाहिए शोभना मुखर्जी। शोभना का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में पहले तो डर था, फिर गुस्सा, और फिर एक अजीब सा संतोष। तुम कैसे? उसने हकलाते हुए कहा। मुझे सब पता है, व्योमकेश ने कहा। तुम नीलकंठ मुखर्जी की बेटी हो।
तुम्हारे पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और अब तुम बदला ले रही हो। शोभना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं नीलकंठ मुखर्जी की बेटी हूं और हाँ, मैं बदला ले रही हूं। मेरे पिता को बर्बाद किया गया, मेरे चाचा ने आत्महत्या की, मेरे दादाजी की मौत हो गई। सब कुछ देवदत्त के दादाजी की वजह से। उन्होंने हमारी जमीन हड़पी, हमें बर्बाद किया और इस परिवार ने उस चोरी की संपत्ति का मजा लिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस परिवार में शादी करूंगी और एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। तुमने यह कैसे किया? व्योमकेश ने पूछा। शोभना ने उस छोटी सी शीशी की ओर देखा। जहर, उसने कहा। मैंने एक खास जहर का इस्तेमाल किया। यह जहर धीरे धीरे काम करता है और दिल को कमजोर कर देता है। दिल का दौरा जैसा लगता है। मैं पूर्णिमा की रातों को उनके कमरे में जाती थी। पहले मैं इस मुखौटे को पहनकर उन्हें डराती थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ी हो जाती या उनके कमरे में चुपचाप घुस जाती। वे इतने डर जाते थे कि मुझे देखकर चिल्लाते भी नहीं थे। फिर जब वे सो जाते तो मैं उनकी चाय या पानी में जहर मिला देती। अगले दिन या कुछ घंटों में जहर का असर होता और उनकी मौत हो जाती। वे इतने डरे हुए होते थे कि उनका दिल कमजोर हो जाता था और जहर का असर जल्दी होता। और मोमबत्तियां? व्योमकेश ने पूछा। शोभना ने कहा, मैं तांत्रिक रीति रिवाजों का नाटक करती थी। मोमबत्तियां जलाती थीं, अजीब अजीब मंत्र पढ़ती थीं। लोगों को लगता था कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, कोई श्राप है। मैं चाहती थी कि लोग भूत प्रेत पर विश्वास करें, इससे मेरा काम आसान हो जाता। तुमने रणजीत, सुधांशु और कमलिनी को मारा, व्योमकेश ने कहा। वे निर्दोष थे। उन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नहीं किया था। निर्दोष? शोभना चिल्लाई। वे सब उस गंदी संपत्ति के मालिक थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि यह सब कैसे मिला। उन्होंने मेरे परिवार के दर्द को कभी महसूस नहीं किया। उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। व्योमकेश ने गहरी सांस ली। शोभना, बदला कभी सही नहीं होता। तुमने निर्दोष लोगों को मारा। यह न्याय नहीं है, यह हत्या है। न्याय? शोभना हंसी। जिस न्याय व्यवस्था ने मेरे पिता की बात नहीं सुनी, उससे मुझे क्या उम्मीद थी? मेरे पिता ने कोर्ट में केस किया, लेकिन चौधरी साहब के पास पैसा और ताकत थी। उन्होंने सब कुछ दबा दिया। मेरे पिता टूट गए, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद न्याय करूंगी। और देवदत्त? व्योमकेश ने पूछा। क्या तुम उसे भी मारने वाली थी? शोभना ने नजरें नीचे कर ली। हाँ, उसने धीरे से कहा। अगली पूर्णिमा को वह अंतिम होता और फिर संपत्ति मीरा को मिल जाती और मैं उसकी अभिभावक बनकर उस संपत्ति को नियंत्रित कर सकती थी। तभी हमें पीछे से आवाज आई। यह नहीं हो सकता। हमने मुड़कर देखा। देवदत्त वहां खड़े थे। उनका चेहरा पीला था और उनकी आंखों में आंसू थे। शोभना, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। तुमने यह क्या किया? मैं तुम पर इतना विश्वास करता था। शोभना ने देवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। देवदत्त, उसने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन यह करना जरूरी था। तुम्हारे दादाजी ने मेरे परिवार को बर्बाद किया। मैं बस बदला ले रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारे चाचा को मारा। देवदत्त चिल्लाया। तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। शोभना चुप रही। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। व्योमकेश ने कहा, देवदत्त बाबू, मुझे खेद है कि यह सच इतना कठोर है, लेकिन अब हमें पुलिस को बुलाना होगा। शोभना को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देवदत्त ने धीरे से सिर हिलाया। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन सुबह पुलिस आई। शोभना को गिरफ्तार किया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने 5 साल पहले जानबूझकर देवदत्त के परिवार में शादी की थी। उसने अपनी पहचान छुपाई थी। उसने अपने पिता का नाम बदल दिया था और एक नई पहचान बनाई थी। उसका एकमात्र मकसद बदला लेना था। पुलिस ने उस जहर को भी जब्त किया जो शोभना इस्तेमाल कर रही थी। यह एक दुर्लभ जहर था जो धीरे धीरे दिल को कमजोर करता था। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि यह जहर इतना खतरनाक था कि इसके लक्षण दिल के दौरे जैसे ही दिखते थे। शोभना ने यह जहर एक तांत्रिक से खरीदा था जो गांव के बाहर रहता था। मीरा बहुत रोई। वह शोभना को बहुत पसंद करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी इतनी क्रूर हो सकती है। देवदत्त पूरी तरह से टूट गए थे। उनकी पत्नी, जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था, वही उनके परिवार की हत्यारिन निकली। अगले दिन जब हम हवेली से विदा ले रहे थे, मीरा हमारे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूजा हुआ था। श्रीदास, उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मैं डर गई थी।
मुझे नहीं पता था कि शोभना भाभी ऐसा कर सकती हैं। व्योमकेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। डर जाना स्वाभाविक है मीरा, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, सच को कभी छिपाना नहीं चाहिए। सच हमेशा सामने आता है, और जब वह आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर तुमने पहले बोला होता तो शायद कमलिनी देवी की जान बच सकती थी। मीरा ने सिर हिलाया और फिर से रोने लगी। देवदत्त हमें दरवाजे तक छोड़ने आए। श्रीदास, उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच को सामने लाया, लेकिन यह सच इतना कठोर है कि मैं नहीं जानता कि अब मैं क्या करूंगा। मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरी पत्नी एक हत्यारिन निकली। व्योमकेश ने उनके कंधे पर हाथ रखा। देवदत्त बाबू, जीवन कठिन होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। आपके पास अभी भी मीरा है, उसकी देखभाल करिए, और यह याद रखिए कि आपके दादाजी ने जो अन्याय किया था उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। अब आपको मजबूत बनना होगा। देवदत्त ने धीरे से सिर हिलाया। हम टैक्सी में बैठकर हैरिसन रोड की ओर लौटने लगे। रास्ते में मैंने व्योमकेश से पूछा, तुम्हें कब शक हुआ कि शोभना ही अपराधी है? व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शुरू से ही कुछ बातें अजीब थीं। अजीत, तीनों मौतें बिल्कुल एक जैसी थीं, जो किसी योजना का संकेत था। मोम के दाग बताते थे कि कोई तांत्रिक रीति रिवाज का नाटक कर रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, काली परछाई। यह सब डराने के लिए था, ताकि पीड़ितों का दिल कमजोर हो जाए और जहर का असर जल्दी हो। लेकिन असली सुराग मिला जब मैंने वसीयत देखी और नीलकंठ मुखर्जी का नाम पढ़ा। फिर जब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि नीलकंठ की बेटी का नाम शोभना था, तो सब कुछ साफ हो गया। लेकिन तुम निश्चित कैसे थे? मैंने पूछा। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था, व्योमकेश ने कहा, लेकिन बहुत कुछ इस ओर इशारा करता था। शोभना के पास सबसे ज्यादा मौका था। वह घर की मालकिन थी, उसकी पहुंच सबके कमरों तक थी। वह आसानी से किसी के खाने या पानी में जहर मिला सकती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास मकसद था, बदला। यह सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली मकसद है। जब मैंने यह सब जोड़ा तो मुझे यकीन हो गया कि शोभना ही अपराधी है। बाकी सब सबूत आज रात मिल गए जब हमने उसे उस स्टोर रूम में देखा। मैंने गहरी सांस ली। यह एक बेहद दुखद कहानी थी। बदले की आग में शोभना ने अपना और अपने पति का सब कुछ बर्बाद कर दिया। व्योमकेश ने कहा, अजीत, बदला कभी शांति नहीं देता, वह सिर्फ और ज्यादा दर्द लाता है। शोभना के परिवार के साथ अन्याय हुआ था, यह सच है, लेकिन उसने जो किया वह और भी बड़ा अन्याय था। उसने 3 निर्दोष लोगों को मारा, रणजीत, सुधांशु और कमलिनी। इन्होंने उसके परिवार के साथ कुछ नहीं किया था। वे सिर्फ उस परिवार में पैदा हुए थे। यह उनका कसूर नहीं था। सच्चा न्याय वही है जो सबको इंसाफ दे, बदला नहीं। मैं चुप रहा। व्योमकेश के शब्द बहुत गहरे थे। हवेली में बिताए हुए कुछ दिन मेरे लिए एक बड़ा सबक थे। मैंने देखा कि कैसे लालच, डर और बदले की भावना इंसान को क्या से क्या बना सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने देखा कि सच कितना भी गहरा दबा हो, व्योमकेश दास जैसा सत्यान्वेषी उसे ढूंढ ही निकालता है। जब हम अपने घर पहुंचे, पुटूराम ने हमें चाय परोसी। व्योमकेश अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी डायरी खोली। उन्होंने पूरा मामला विस्तार से लिखा, हर छोटे से छोटे सबूत को, हर बातचीत को, हर अनुमान को। यही उनकी आदत थी। हर मामले को वह इस तरह संजोते थे जैसे वह एक अनमोल खजाना हो। अजीत, उन्होंने कहा, बिना मुझसे देखे यह मामला हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो सबसे करीब होता है, और सबसे बड़ा जहर बदले की भावना है। यह इंसान को अंधा बना देती है। शोभना एक पढ़ी लिखी, समझदार महिला थी, लेकिन बदले की आग ने उसे एक हत्यारिन बना दिया। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन साथ ही दयावान भी। न्याय जरूरी है, लेकिन बदला नहीं। मैंने सिर हिलाया। व्योमकेश सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वह एक दार्शनिक भी थे, एक शिक्षक भी। उनके साथ रहकर मैं सिर्फ रहस्य सुलझाना नहीं सीख रहा था, बल्कि जीवन को समझना भी सीख रहा था। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरे मन में बाग बाजार की वह हवेली घूम रही थी। काली परछाई, मोम के दाग, पूर्णिमा की रातें और शोभना का वह दर्द भरा चेहरा जब उसने अपनी कहानी सुनाई थी। मैं सोच रहा था कि अगर देवदत्त के दादाजी ने नीलकंठ मुखर्जी के साथ अन्याय नहीं किया होता तो क्या शोभना भी एक सामान्य खुश जीवन जी रही होती? शायद हाँ, लेकिन अतीत को बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान में जी सकते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर मुझे व्योमकेश के शब्द याद आए, बदला कभी शांति नहीं देता।
शोभना ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसने 5 साल तक एक झूठी जिंदगी जी। उसने अपने पति को धोखा दिया, जो शायद उससे सच में प्यार करता था। उसने 3 निर्दोष लोगों की जान ले ली और अब वह जेल में थी, अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताने के लिए। क्या यह बदला उसे शांति देगा? मुझे नहीं लगता। बदला कभी भी शांति नहीं देता। वह सिर्फ और ज्यादा खालीपन और ज्यादा दर्द लाता है। अगर शोभना ने कानूनी रास्ता अपनाया होता, अगर उसने धैर्य रखा होता, तो शायद न्याय मिल जाता। लेकिन उसने गुस्से और बदले को अपने ऊपर हावी होने दिया और नतीजा सबके सामने था। मैं यह सोचकर सो गया कि कैसे हर इंसान अपनी पसंद से अपनी किस्मत लिखता है। हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। शोभना ने बदला चुना और उसने अपना सब कुछ खो दिया। देवदत्त ने, हालांकि उसके दादाजी ने अन्याय किया था, खुद कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अब वह भी बर्बाद हो गया था। यह एक दुखद सच है कि कभी कभी पिछली पीढ़ियों के पाप अगली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम हमेशा चुनाव कर सकते हैं। हम माफी चुन सकते हैं या बदला। हम न्याय चुन सकते हैं या हिंसा। कोलकाता की उस ठंडी सर्दी की रात में हैरिसन रोड पर हमारे 3 मंजिला मकान में एक और रहस्य सुलझ चुका था और ब्योमकेश दास, सत्यान्वेषी, फिर से शांति से अपनी डायरी में लिख रहे थे। मुझे पता था कि जल्द ही एक और रहस्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा और हम फिर से उसे सुलझाने निकल पड़ेंगे, क्योंकि सच कभी छिपा नहीं रहता और ब्योमकेश दास हमेशा उसे ढूंढ निकालते हैं। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, उनका अवलोकन कौशल और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें एक महान सत्यान्वेषी बनाती है।